बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। राना सरफराज, सोशल मीडिया ऑनलाइन लीगल एक्सपर्ट, हम हर मंगल को करते हैं। हमारे साथ असलम शेख साहब होते हैं, हमारे माहिर कानून है, लाहौर से होते हैं मेरे साथ। और हमें सुकून बख्श जो कहते हैं ना वेव्स आती हैं, वो इनके जवाब से आती हैं। सर, कैसे मिजाज हैं आप? ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, सब खैरियत है उस तरफ? पाकिस्तान में बात यह है कि अगर कोई चीज हिट हो जाए ना, तो उसी के ऊपर लोग सुनना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं। सबसे पहले नूर मुकद्दम का जो केस है उसके बारे में आप यकीनन एक हल्का अहबाब रखते हैं। आपके सोर्सेज हैं या आपके जहनी तजर्बे की रोशनी में क्या समझते हैं? ये केस अपनी नौयत का सही से जा रहा है, या जिस तरह लिफाफा आंटी, सोशल आंटी, फलाना प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग आ रहे हैं, उसके ऊपर वकला हजरात में आपकी क्या राय पाई जाती है? जरा थोड़ी सी वो थोड़े से सवाल तो उस पर फिर आगे चलते हैं सर। देखिए, हमें पब्लिक सेंटिमेंट को एक तरफ रखना पड़ेगा, लेकिन कानून इसमें जो प्रोसीजर है, लॉ और ज़ाब्ता, वो क्या है उसको देखना पड़ेगा। तो सही। आप यकीन रखें कि कानून अपना रास्ता बना रहा है। बहरहाल ये एक मर्डर है। इसकी 100 तावीलें भी पेश की जाएँ, किसी शख्स को किसी की जान लेने का कोई इख्तियार नहीं है। आप ये जानते हैं कि ये कानून यूनिवर्सल प्रिंसिपल के तौर पर अपनाया जाता है। बरतानिया हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो या कहीं और आप बैठे हैं, आप किसी की भी जान लेने की, किसी को भी अज़ियत पहुँचाने का कोई हक़ नहीं रखते। इस वजह। केस में भी ऐसा ही है। बिलाशक बहुत सी जगहों से इस किस्म के इशारे मिल रहे हैं कि वो ये बताने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि जो विक्टिम है, उसका करैक्टर जो है वो ठीक नहीं था, उसके ऐसे मामलात थे, उसकी दोस्ती थी, फ्लेयर अप का इशू बन गया, सडन प्रोवोकेशन का इशू बन गया, दोनों की नाराज़गी थी उसकी वजह से। मैं कहता हूँ जो भी इशू बन गया, कुछ भी हो जाए, ज़मीन और आसमान एक हो जाए, आपको किसी की जान लेने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। उसकी वजह। कोई तावील पेश नहीं की जा सकती। तो इसलिए उस कानून के तहत अभी रिसेंटली लास्ट वीक जो उनके वालिदैन हैं मुलज़िम के, उसकी ज़मानतें जो हैं वो सेशन कोर्ट से ख़ारिज हो चुकी हैं। अब वो शायद तैयारी में होंगे हाई कोर्ट अप्रोच करने की। और देखते हैं हाई कोर्ट किस तरह अप्रोच करते हैं, किन ग्राउंड्स पर करते हैं। जो ग्राउंड्स उन्होंने सेशन कोर्ट में रखी हैं वो नहीं तस्लीम की गई। उन ग्राउंड में वज़न नहीं था। बेसिक ग्राउंड में यही थी कि वो डायरेक्टली जो है इस मर्डर में इन्वॉल्व नहीं है। इस वजह से उन्हें जो बेल दी जाए, उनके ऊपर शक है, उनके ऊपर आनत जुर्म का शायद इल्ज़ाम लगे। बहरहाल कोर्ट ने वो सारी जो उनकी ग्राउंड से उनको रिजेक्ट करते हुए बेल को खारिज कर दिया है। उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का हुक्मनामा जो है वो इनकार कर दिया उसके ऊपर। पहली और दफा मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि जो सवालात आते हैं और जो है उसमें 90% आपसे, असलम शेख साहब से सवाल हो रहा है कि असलम शेख साहब, अगर कोई बंदा अपने ऊपर कत्ल होने वाली कोशिश को पुलिस के पास एक्नॉलेज नहीं कराता, तो क्या सूरत हाल कानून रास्ता निकालता है? आप शायद सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं। जी। जाहिर जाफर जो है, कमरा उसने रूम बंद करके मर्डर कर दिया। अमजद जो थेरेपी वर्क आला है, 5 लोगों 4 लोगों के साथ बैरल सीढ़ी लगा के ऊपर जाता है। वहां जाके सूरत हाल देखता है कि एक लाश पड़ी हुई है बगैर सर के, और मुलजिम उसके ऊपर फायर करता है। अब फायर करने से गोली चेम्बर में फंसती है, उसको छुरी से मारता है। तो वो आज तक उसने उसके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज कराई। तो इसमें कानून क्या कहेगा? कानून कोई एक्शन लेगा अमजद के खिलाफ, इसके खिलाफ? ये इक़दाम कत्ल का होगा? किस तरह होगा ये? देखिए, हम लोग जो हैं, जो हमारे नाजरीन हैं और बाकी आप और मैं समेत जो हैं, ये जो एक्चुअल फाइल है केस की, उससे दूर हैं। बिल्कुल फाइल के सही। अंदर क्या प्रोग्रेस हो रही है, उसके अंदर क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके अंदर कहाँ छापे मारे जा रहे हैं, किसको ज़ाहिरी तौर पर गिरफ्तार किया जा रहा है, किसको शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा रहा है, किसके खिलाफ सबूत आ गए हैं, ये हमें किसी को नहीं मालूम। हमें जो बिल्कुल भी सही। इंफॉर्मेशन मिलती है वो मीडिया के थ्रू मिलती है। मीडिया का सोर्स आप जानते हैं, बहरहाल 100%
अथेंटिक नहीं हो सकता जब तक कि आप एग्री, कोर्ट की फाइल और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फाइल को ना देखें। जो एग्री। जहां तक मैंने एसपी इस्लामाबाद की जो 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 इंटरव्यूज दो चार आए हैं मीडिया के ऊपर, उनसे मालूमात मिली है वो यही है कि केस अपने बिल्कुल दुरुस्त सिमत की तरफ जा रहा है और हमें खातिर जमा रखनी चाहिए। देर शायद हो सकती है चूंकि एविडेंस इकट्ठी करना, और हम ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान की पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के वो आला मेयारात नहीं है जो वेस्ट या किसी और मुल्क में हैं। उसके बिल्कुल भैया। बावजूद भी मर्डर के केसेस मैंने मैंने मेरे ज़ाती मुशाहिदे में आया है कि 99% जो है वो ठीक तरीके से और ठीक तरह चलाए जाते हैं, और उनमें जो एक्चुअल मुल्ज़मान हैं और जो मुजरिम हो वो सज़ा से बच नहीं पाते। तो इस एग्री। केस में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें टाइम लग सकता है। एविडेंस बिलाशक ये भी एक फैक्टर बहरहाल एग्जिस्ट करता है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो असर और रसूख वाली हैं। तो शायद मुलजिम पार्टी भी इस केस के अंदर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे, लेकिन बहरहाल चूंकि मीडिया का एक बड़ा रोल है इस किस्म के मामलात में, तो वो अच्छा रोल सर, खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल भैया। पुलिस कस्टडी में 161 का बयान या 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने, दोनों में क्या वैल्यू डिफरेंस होती है? जी, पुलिस का जो 161 का बयान है वो हमेशा किसी भी, आप कह सकते हैं कि चलती हुई तफ्तीश के दौरान किसी मुकदमा ऑलरेडी दर्ज हो चुका हो, उसके दौरान जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी स्टेटमेंट जो भी बयान दिया जाएगा वो ज़ेर दफ़ा 161 रिकॉर्ड किया जाता है। पुलिस को ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर पुलिस को इख्तियार है, पुलिस का फ़र्ज़ है कि उनके पास जो इंफॉर्मेशन आए, जो उनके पास बयान आए और जो शहादत आए उसको कलमबंद करें ज़ेर दफ़ा 161 के। 164 इसके बरक्स उसका प्रोसीजर और उसका तरीक़ाकार दूसरा है। वो ये होता है कि किसी भी मुकदमे में कोई मुकदमा ऐसा दर्ज हो गया है और उस मुकदमे में जो मेन फरीकैन हैं, मुल्ज़मान हैं या वो मुद्दई हैं, वो कोई ऐसी चीज़ बयान करना चाहते हैं और वो पुलिस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, और वो देखते हैं कि पुलिस के पास जाकर उन्हें कोई कोई जान का खतरा है या अदरवाइज़ कोई ऐसी सूरत हाल है, या इवन मुकदमा दर्ज नहीं भी करवाया गया, फिर भी वो चाहते हैं कि उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी जुर्म के होने से या उसको बचाने में कारआमद हो सकती है, तो वो डायरेक्टली बगैर पुलिस को इन्वॉल्व किए अपने इलाका मजिस्ट्रेट या किसी भी मजिस्ट्रेट के पास जाकर कोई भी शख्स अपनी शनाख्त करवाने के बाद उनसे कह सकता है कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, मैं कुछ बयान देना चाहता हूँ, वो बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। तो वो बयान जो है सही। 164 का, उसके अंदर तरीक़ाकार ये है कि अगर उसके अंदर किसी जुर्म का आप कह सकते हैं इक़बाल जुर्म किया होगा, या वो किसी ऐसे दूसरे मुजरिम के बारे में उन्होंने कोई बयान दिया होगा, तो मजिस्ट्रेट साहब उस शख्स को कम से कम 2 दफ़ा इस बात की तनबीह करेंगे कि ये बयान जो है ये तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, लिहाजा तुम सोच समझ कर अपना बयान रिकॉर्ड करवाओ, फिर बाद में कोई एक्सक्यूज जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। तो सही। ये तरीक़ेकार है 164 के बयान का, और वैसा बयान जो पुलिस के सामने मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाए वो शहादत के अंदर फिर आप काबिल कबूल शहादत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और मुकदमे में फिर शायद इसकी ज़रूरत पड़े तो वो इस्तेमाल किया जाएगा। वजह हम ये लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए वो बातें शेयर कर रहे हैं जो हमें मीडिया से मिलती हैं और मीडिया के हवाले से जो कुछ है। अब मीडिया का अगर गलत किरदार इसमें सामने आता है या मुख्तलिफ ब्लॉगर्स इसके ऊपर मुख्तलिफ झूठ बातें करते हैं, तो क्या अदालतें असरअंदाज हो जाती हैं, उसको अफेक्ट करती हैं केस को, या पुलिस की कार्रवाई को मुतासिर करती है? देखिए ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये है कि पुलिस चूंकि उसके अंदर प्रेशर, पुलिस चूंकि आप देखें इंतजामिया के साथ बड़े गहरे कनेक्शन होते हैं, तो वजह। इंतजामिया चूंकि इन मामला को देखती है, इंतजामिया ने आपका मीडिया भी कवर करना है, इंतजामिया ने आपके सोशल मीडिया को भी नज़र रखनी है, इंतजामिया ने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को भी नज़र रखनी है। अगर कल 100 बंदा डी चौक में एहतजाज करने पहुंच जाए और वो ये एहतजाज करे कि मुलजिम को रिहा कर दिया जाए, वो बेकसूर है, तो डेफिनेटली उसका कोई रिजल्ट निकलेगा। उसका रिजल्ट ये निकल सकता है कि उनको सबको पकड़ के अंदर कर दिया जाए, या उनके प्रेशर में आकर उसको रिहा किया जाए, या ऐसी कोई ग्राउंड बने। तो ये चीज़ें जो हैं ये असरअंदाज होती हैं डायरेक्टली, चूंकि पुलिस इन्वॉल्व है।
अब सोशल मीडिया के प्रेशर की ये वजह है कि सोशल मीडिया की अप्रोच जो है, आप जानते हैं कि बड़े से बड़े आला अफसर के बेडरूम तक पहुंच गई है। ऐसे ही। आपने टीवी जो है वो ऑन किया है या नहीं किया, आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल आप ऑफिस में बैठे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, आप ऑफिस में घर में बैठे हैं, आप आराम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भी कोई ऐसी वीडियो, ऐसा मवाद व्हाट्सएप पर शेयर हो गया, मोबाइल पर शेयर हो गया, तो वो डेफिनेटली एक राय बनाने में एक किरदार अदा करता है। तो नूर मुकद्दम का केस भी आप समझ लें इसी तरह है कि चूंकि बड़ी बेदर्दी से ऐसा वाक़या पेश आया और जिसके दौरान फिर ये साबित हुआ कि ऐसा शख्स जो है वो इस किस्म के मुकदमे में किसी रहम का कोई, आप कह सकते हैं कि नहीं रखता हवाला कि उसे उसे किसी तरह रहम की कुछ गुंजाइश दी जाए। क्यों कि पाकिस्तान हो, बरतानिया हो या दुनिया का कोई और मुल्क हो, किसी भी जगह आप को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि अपनी किसी ज़ाती वजूहात की बिना पर या अदरवाइज़ किसी भी बुनियाद के ऊपर किसी की जान लें। आप देखते होंगे अपना बरतानवी मीडिया के ऊपर भी इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। और एक बहुत मशहूर वाक़या जो केस बरतानिया में भी चला, साउथ अफ्रीका से उस मुलज़िम को लाया गया कस्टडी के दौरान, वो था ऑक्टोपस, एक हमारा एथलीट था साउथ अफ्रीका का। उसकी ब्रिटिश गर्लफ्रेंड थी और ये तकरीबन 4-5 साल पहले बहुत मीडिया पे चला। बहुत चला। उस शख्स ने भी इसी तरह बाथरूम के अंदर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल कर दिया और बाद में ये एक्सक्यूज़ लिया कि मुझे सडन प्रोवोकेशन के ऊपर और उसके जो बाकी दूसरे लोगों से नाजायज़ ताल्लुकात थे उनकी वजह से गुस्सा आ गया और ये मैंने इक़दाम किया। तो ये सारी चीज़ें, उसको भी सज़ा हुई। तो ये सारी चीज़ें मुआशरे में होती रहती हैं। इसमें तो सूरत हाल उस केस में भी आप देखेंगे मीडिया हाइप इतनी क्रिएट हो गई थी कि उन्होंने कहा कि इस शख्स को इवन वो माजूर था, डिसेबल था, कि इसको कोई गुंजाइश कानून में और बाकी मामलात में नहीं मिलनी चाहिए और पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस केस में भी आप ऐसा ही है, मुलज़िम कोशिश कर रहे हैं एक मीडिया वेव चलाने की कि वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है और उसके ऐसे मामलात हैं। तो ये चीज़ें सामने लाने में कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन इसका असरात जो हैं वो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक ही होंगे। सही बजा। शेख साहब आते हैं नॉर्मल प्रोग्राम की तरफ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने तजर्बे की रोशनी में बातें शेयर की। हम पाकिस्तान रेड लिस्ट में है। आपके चाहने वाले गिला ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के माया नाज वकला यहाँ मौजूद हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान रेड लिस्ट से नहीं निकल पाया। तो इसमें गलती हुकूमत पाकिस्तान की है, यहाँ के पॉलिसी साज लोगों की है, या पाकिस्तान के बारे में जो एक इमेज बन गया हुआ है उससे मुतासिर होकर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी में इंडिया को निकाल दिया और पाकिस्तान को अभी तक रखा हुआ है? देखिए, ये सारे मामलात, इसमें ना वकीलों का कसूर है ना अवाम का कसूर है। दोनों ही वकील भी अवाम में से ही हैं। अगर आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 6 माह से या 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है मैं लाहौर में हूँ, तो उसकी वजह भी यही है। अगर ये मामला ठीक हों तो मैं अगली फ़्लाइट में वहाँ पहुँचूँ और आप लोगों के साथ वक़्त गुज़ारूँ। इंशाल्लाह। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस किस्म के मामलात, कोविड को हम सरासर इनकार नहीं कर सकते। उसके बहरहाल उसका एग्जिस्टेंस है और उसकी वजह से पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। अब मामला ये है कि सिफारती मामलात के ऊपर जो निगोसिएशन होती है वो उस लेवल पर ही हो सकती है। हमारे वज़ीर ख़ारजा कह सकते हैं कि उनकी थोड़ी कोताही है, वज़ारत ख़ारजा की कोताही है, हमारे हाई कमीशन की कोताही है, बहरहाल ये उनकी फ़ील्ड है। उन्हें चाहिए था कि इस मामले के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड हर वक्त लेते और हर वक्त उन्हें अपडेट करते रहते। हम दुनिया में ये बावर तो कराने में कामयाब हो गए हैं कि हमारा जो काउंटर प्रोसीजर है कोविड के मामले में तो बड़ा इफेक्टिव है। आप जानते हैं कि बेशतर दुनिया के ममालिक, इवन अमेरिका ने अप्रिशिएट किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान का जो काउंटर प्रोसीजर है, सिस्टम है कोविड को निपटने का, वो सबसे बेहतरीन है। तो लेकिन बदकिस्मती से आप देखें कि हम अपने मुल्क के शहरियों को जो हकूक़ उनके दिलवाने हैं उनमें नाकाम रहे हैं। बरतानिया में हमारी तादाद आप समझ सकते हैं कि लाखों में मौजूद है, लेकिन हमारे जो वोटों से कामयाब होते हैं, जिनमें हमारे काउंसलर्स हैं
हमारे एमपीज हैं ये अफेक्टिव रोल अदा करने में कामयाब नहीं हुए। नहीं हुए, इसी बिल्कुल तरह वजह। हमारी रिलीजियस जो जो जगह हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया है जहाँ पर लोगों ने हर साल जाना होता है, वहाँ पर हम नहीं जा सके। ओलंपिक्स आप देखें कि 2020 से मौखर होकर 21 के अंदर कोविड के पीक के ऊपर टोक्यो में मुनक्किद हो गए हैं, लेकिन हज पर जाने के लिए वहाँ पर इंतजाम मुकम्मल नहीं हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अफेक्ट करती हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी अर्ज़ की थी अपने नाजरीन को कि अपने इलाके के काउंसलर्स के ऊपर प्रेशर डालें, रिगार्डलेस कि वो किस भी जमात से हैं, उन्हें बाकायदा तौर पर ईमेल्स करें, बाकायदा तौर पर उन्हें कॉल्स करें, बाकायदा तौर पर उन्हें लिखें। इसी तरह जो एमपीज़ हैं उन्हें बाकायदा तौर पर ऑन बोर्ड लें और उन्हें बताएं। खामोश रहने से मामला जो है वो हल नहीं होगा। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगर आप देखें कि जो पॉलिसी फेयर नहीं है, बावजूद इसके कि मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारे गवर्नमेंट की कोताही ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर उसी तरह की बराबर की कोताही, चूँकि जो डुअल नेशनल्स वहाँ बैठे हुए हैं और ऐसे बरतानवी शहरी जिनके पाकिस्तान के अंदर रिश्तेदारियाँ हैं, बाकी मामलात हैं, उनकी देखभाल और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। वजह। पाकिस्तान की तरफ से अगर प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं भी आई, तो क्या ये सारा डाटा ऑनलाइन मौजूद नहीं है? ये सारा डाटा पहले चेक नहीं किया गया कि इंडिया इसके मुकाबले में बहुत ही वर्स्ट कंडीशन से अभी तक गुजर रहा है, लेकिन हमारा डाटा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनके गोशगुजार करवाने की ज़रूरत है और उन्हें ये एहसास दिलाया जाए कि उन्होंने गलती की है। इस तरह की गलतियाँ जो हैं वो दोनों मुल्कों के दरमियान रिफ्ट पैदा करती हैं। जब जहाँ पर आवाम को रिलीफ मिलना हो ना मिले, तो फिर इस तरह प्रायोरिटी किसी को दी जाए तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन का मामला जो हैं ये बार बार डिस्कस होते हैं। बाकी मामला में आप देखें कि जब वीज़ा पॉलिसीज, इमिग्रेशन पॉलिसीज आती हैं और वहाँ भी इंडिया को प्रेफर दिया जाता है और पाकिस्तान को नहीं दिया जाता, तो ये चीज़ें फिर बार बार डिस्कस होती हैं। वजह। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर ये हमारा एक क्लिप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या बरतानवी इदारों की तरफ पहुँचे, तो हमारी उनसे गुजारिश है खुदारा इसको आप देखें इक्वल लेवल पर, फेयरनेस के लेवल के ऊपर, और पब्लिक जो फंसी हुई है दोनों मुल्कों में उनके लिए रास्ता बनाएं। ये ना सिर्फ उनके इंसानी हकूक़ हैं बल्कि ये उनके लिए एक बराबरी के हकूक़ भी हैं। अगर आपने एक दूसरे मुल्क को जिसके हालात ज़्यादा ख़राब हैं कोविड की वजह से उनको इजाज़त दी है, तो ये उनका ऑटोमेटिकली राइट बनता है कि वो भी इस जो पाबंदी है उसको ख़त्म करवाएं जल्दी से। शेख साहब, अगला सवाल ये पिछले जुमे आया था और ये सवाल मुफ्ती साहिबान से भी किया गया और उन्होंने, जो बहन है हमारी वो यहाँ यूके से पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त, वो वहाँ गई। उन्होंने कहा कि आप इसका मजहबी और कानूनी जवाब मुझे लेके देंगे। सवाल ये था कि एक खातून यहाँ हस्बैंड की डेथ की सूरत में पाकिस्तान जाती हैं, पाकिस्तान में उनकी कोई प्रॉपर्टी है, वहाँ जाके वो खाविंद को सर्टिफिकेट वगैरह जमा कराती हैं कि मुझे सेक्शन सर्टिफिकेट कुछ इस तरह की कोई सर्टिफिकेट इशू होता है कि मैं अपनी जो यहाँ प्रॉपर्टी है, बैंक है, उसमें जो पैसे हैं मांगना उसको अपने हाथ में ले सकूं मैं। जब वो वहां गई तो वहां सूरत हाल बहुत ही खतरनाक सामने आ गई। वहां पे दो बेगमात सामने आई उनकी। एक बेगम जो जब वो पाकिस्तान से इंग्लैंड आए थे, यहाँ नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में, यहाँ आके उन्होंने शादी की और उस बड़ी बेगम के हैं 3 बच्चे और उन्होंने कहा कि मैंने खुद इजाजत दी कि आप शादी वहां ठहरने के लिए कर लें, जो भी है मामला। उनकी पाकिस्तान में भी जायजात है, उनकी यूके में भी जायजात है। अच्छा, वो शायद फौत हो गए और एक और बेगम सामने आई जिनका सिर्फ एक बच्चा है। अच्छा, दोनों के पास निकाहनामे और गवाहान मौजूद हैं और दोनों, जो बड़ी बेगम है उन्होंने सारी, उनके जो सेकंड बेगम है, जो यूके वाली बेगम है, जो ये समझती रही कि वो गैर शादीशुदा है, मैं ही उनकी अकलौती बेगम हूँ, उनका नाम, उनकी तमाम बातें, घरेलू बातें वो तक शेयर कर दी अदालत में। अदालत में अब जायजात का झगड़ा है, अदालत इसको किस तरह तकसीम करेगी, बच्चों की बुनियाद पे, शरई पॉइंट ऑफ व्यू से, या हुकूमत पाकिस्तान का कानून इसके ऊपर क्या कहता है?
जी, पाकिस्तानी कानून जो है वो स्पेशली शादी और उसके अलावा जो विरासत के मामलात हैं वो टोटल शरिया बेस्ड हैं। ठीक है। शरिया के अंदर चूँकि 3 शादियाँ उनकी हैं, अगर एक शादी को भी आप ये समझ लें कि उन्होंने पहली बीवी से इजाज़त लेकर नहीं की थी, तो आप उसको इर्रेगुलर मैरिज तो कह सकते हैं। आप उसको ये नहीं कह सकते कि इनवैलिड मैरिज है या वो वॉइड मैरिज है। हम्म। मैरिज उनकी तीनों बज़ाहिर जो आपने बात इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक तीनों ही ठीक हैं। अगर उन सब के पास निकाहनामा है, गवाहान हैं और बच्चे भी हैं उनके, तो फिर इस मामले के अंदर तो कोई शक नहीं है कि जो फिर उनकी प्रॉपर्टी यूके में हो या पाकिस्तान में हो, वो तमाम को एज ए एक यूनिट जो है वो इकट्ठा करके और फिर इन तीनों हिस्सेदारान और इनके बच्चों के दरमियान जो है वो तकसीम किया जाएगा और फिर जिस तरह इनके रिस्पेक्टिव शेयर्स बनेंगे वो इनको दिए जाएंगे। तो या तो ये इनमें से कोई एक ये साबित करे कि सिर्फ वो ही अकेली बीवी है, बाकी सारी फेक हैं, फोर्ज्ड हैं, वॉइड हैं, तो तभी इनको कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज़ फिर इनका हिस्सा जो है इनको फिर सब्र करना चाहिए, चूँकि उन्होंने अपना एक कानूनी हक इस्तेमाल किया है, तो उसके मुताबिक फिर इनको हिस्सा मिलेगा। अच्छा, फिक्र के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं तो जो बेगम है नंबर 3 सबसे छोटी, उनका एक बच्चा है तो उनको उसके हिसाब से हिस्सा मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, दो बेगमात ने एक एप्लीकेशन जमा कराई है, जो हमारी बहन ने बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जमा करा दी है कि जो जायदाद यूके में भी है उसमें भी हमें हिस्सा दिया जाए, और जो पाकिस्तान में भी है इसको बराबर तीनों फैमिलियों में इक्वल ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ताकि किसी की हक तलफी ना हो। तो मुफ्ती आपने जाफर तैयार मकबूल अवान साहब से भी ये सवाल किया गया था, और आपसे भी ये, कि ऐसा क्या मुमकिन है कि ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए और 3 फैमिलियों की बुनियाद पे, या ये वाकई शरई बच्चों की बुनियाद पे होगा, तो फिर इसमें एक को ज्यादा, एक को कम और एक को काफी कम मिलेगा? जी, जी, ऐसे ही होगा। उसकी वजह ये है कि इनकी ज़ाती सेटलमेंट अगर ऐसी हो जाए कि ये 3 यूनिट बनाकर उसको बराबर तक़सीम कर लें, तो उसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं होगा। लेकिन कानून और जो शरिया लॉ है, वो यही कहता है और ये इसी तरह ही होगा कि इनका जो बुनियादी हक़ है, वो उनको मिलेगा। 1/6 जो है वो उनकी वालिदा अगर उनकी हयात है, उनको मिलेगा। 1/8 बेवा को मिलेगा और इस तरह 1/2 जो है वो बेटे को मिलेगा और 1/4 जो है वो बेटी के हिस्से में आएगा। तो ये सारे तकसीम जो हैं, सारी प्रॉपर्टी को देखकर यूके में हो या यहाँ पर हो, तो यूके वाली की यहाँ से डिग्री लेने के बाद यूके वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ करवानी पड़ेगी। लेकिन मसला वहाँ पर आएगा कि यूके वाला जो जो शेयर होल्डर है वो पाकिस्तान में उसको लेने में दिक्कत आएगी। इसी तरह पाकिस्तान में जो हैं वो यूके में लेने में दिक्कत आएगी। ऐसा तो ही है, बेहतर बिल्कुल। यही है कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में चले जाएँ और एक अंदाज़े के मुताबिक प्रॉपर्टी जो है उसका उसका शेयर मुकर्रर कर लें और आपस में तक़सीम कर लें। हो सकता है कि यूके वाली जो यूके में रह जाए या उन्हें कुछ पैसे देने पड़े यहाँ पर, और यहाँ वाली जो हैं उनको आपस में सेटलमेंट करके तो ये मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ फिर अदालतों में तो मामला फिर लंबे जा सकते हैं। आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया। वो बहन हमारी यही कहती हैं कि वकला ने यही मशवरा दिया है कि इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिया जाए, रादर देन अगर आप कोर्ट में सेटल करेंगे, एक तो टाइम बहुत लंबा होगा, और उसमें जो है ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, कि यूके को कैसे एक्सेस होगा, पाकिस्तान को कैसे एक्सेस होगा, और फिर ये तकसीम कैसे होगी। ये बहन कहती है कि मैं उनके हक को तस्लीम ही नहीं करती। तो ऐसा क्या मुमकिन है कि नहीं, आपको यहाँ ये पे नहीं इनके कहने से आपको तस्लीम करना या ना करना वो बात माने नहीं रखती। अगर अच्छा, बस ठीक है। पाकिस्तान में जो फैमिलीज हैं उनके पास निकाहनामे है, उन्होंने केस ये कहती हैं फाइल किया, उसके साथ उन्होंने अटैच किया होगा, जी हाँ। तो वो डॉक्यूमेंट्स देख कर उनकी वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है, उन डॉक्यूमेंट की एनालिसिस रिपोर्ट ली जा सकती है और उन डॉक्यूमेंट को जो डॉक्यूमेंट्स जैसे नादरा के ऑफिस से निकाहनामा निकला होगा या यूनियन काउंसिल के ऑफिस से निकला होगा, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करवाई जा सकती है। बाकी गवाहान देखे जा सकते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फिर ज़िद करने से बेहतर ये है कि बात को समझ लिया जाए और उसको सॉरी उसको तस्लीम करके वो मामला जल्दी निपटा दिया जाए। और अगर ये पुरयकीन है और इन्हें वो दस्तावेज़ात देखने के बाद ये अंदाज़ा है कि वो सारे जाली हैं, मैदान इनके लिए है, घोड़े दौड़ाएं और उसको
प्रूव करें और ये सब कुछ लेके जा सकती हैं। सही। सर आज का आखिरी सवाल, बिजनेस वीजा पाकिस्तान से कोई अप्लाई करता है या बिजनेस वीजे पे आना चाहता है, या पाकिस्तान से वो पैसा यहाँ ट्रांसफर करके यहाँ का वो वर्क परमिट बमाए रिहाइश का कोई मामला करना चाहता है, तो उसके लिए प्रोसीजर हाई कमीशन पाकिस्तान से स्टार्ट लेना पड़ेगा या वकला की खिदमत यहाँ से लेनी पड़ेंगी? अगर उन्होंने, देखिए 2 वीज़े हैं, एक तो आप वर्क परमिट कह रहे हैं और दूसरा आप कह रहे हैं बिज़नेस वो 2-2.5 लाख पाउंड ट्रांसफर करने को तैयार है, उसके बेस पे वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीज़ा है जी। मैं दोनों का मुख्तसर बताता हूँ। जो वर्क परमिट है वो तो टोटली बेस करता है यूके बेस, कोई कंपनी स्पॉन्सर करे तो ठीक है, और उन्हें कोई एम्प्लॉय चाहिए और वो एम्प्लॉय लकीली आप ही हैं और आपकी जो क्रेडेंशियल्स है वो बड़े हाई हैं और वो सूट करते हैं और वो आपको ऑफर करते हैं, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देने के बाद वो क्राइटेरिया पूरा करेंगे तो वो चूँकि पॉइंट बेस्ड सिस्टम आ गया, उन पॉइंट्स पे आपने जाना है, वो पॉइंट पूरे करें तो वो आप कंपनी आपको हायर कर सकती है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 3 साल 5 साल, जैसा भी उनका मामला होगा। अब दूसरा है बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा जो आप कह रहे हैं, वो वीज़ा जो है उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट वही अपना 2 से 2.5 लाख पाउंड है और वो आपके पास पिछले 6 माह से आपके अकाउंट में पाकिस्तान में मौजूद होने चाहिए और उसी की बुनियाद के ऊपर और फिर साथ आपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो B2 लेवल का करना है, जिसके अंदर आप आम बोली जाने वाली इंग्लिश ज़ुबान को सुन सकें, समझ सकें और जो जवाब दे सकें, वो उस लेवल का कोर्स करना है। फिर आपके पास जिस कैटेगरी के बिजनेस में आप जाना चाहते हैं उसका एक्सपीरियंस हो, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आप शो कर सकें कि जी मैं ये काम करना चाह रहा हूँ और इसका मेरे पास एक्सपीरियंस है और ये ब्रिटेन में भी इसकी ज़रूरत है इस काम की, तो वहाँ भी ये ग्रो करेगा और ब्रिटिश इकॉनमी को फ़ायदा देगा और वहाँ पर ये जॉब्स क्रिएट करेगा। बेसिक पर्पज़ इसका ये है। ठीक है। तो वो वीज़ा जो है उसकी तैयारी डेफिनेटली जहाँ पर आप हैं वहीं पर होगी। अगर आप पाकिस्तान हैं तो पाकिस्तान में होगी, अगर आप वहाँ पर हैं तो वहाँ पर होगी। तो ये बेहतर यही होगा कि आप पाकिस्तान में किसी क्वालिफाइड लॉयर को ये ज़िम्मेदारी दें, अगर आप देना चाहते हैं, वरना आप खुद भी कर सकते हैं, ताकि वो जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उनको मद्देनज़र रख के आपके केस की तैयारी करें। जो भी चीज़ कमी पेशी है उसको पहले एड्रेस किया जाए, उसको पहले पूरा किया जाए और फिर उसके बाद ये सारी डॉक्यूमेंटेशन की जाए, क्योंकि वीज़ा फीसिस बहुत आए हैं, टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो ये ना हो कि आप एक लंबा अरसा इन कामों में लगाएं और उसके बाद रिजल्ट जो है वो खातिर ख्वाह ना मिल सके। सही वजह। असलम शेख साहब, आज तक के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने नूर मुकद्दम केस के ऊपर काफ़ी सिर हासिल कानूनी नुक्ते पॉइंट से रोशनी डाली और फिर ये जो हमारी बहन का मामला है इसके ऊपर भी आपने काफ़ी सही मशवरा दिया जो कि वाकई काबिल कबूल है। निसार आवान भाई हमारे अब ज्वाइन किया उन्होंने और इनका प्रॉपर्टी का मसला है, बैरून मुल्क रहते थे, सऊदी अरब से ताल्लुक और फिर फंस गए बेचारे, आज 24-25 साल से रुल रहे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे नए सवालात के साथ। इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में कुछ सवालात हैं मेरे पास, मगर क्योंकि इस वक्त पेंडेमिक की सूरत हाल है उसके ऊपर इतना हम बात नहीं कर सकते। अगर मौका मिले तो अगले हफ्ते कुछ इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से ज़रा हमें रहनुमाई दे दीजिएगा ताकि लोगों को जो है ना इस हवाले से बात करने का, सवाल जो है उससे तशगी लेने का मौका मिल सके। तो इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू।